प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बोरीवन से आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में गतिज ऊर्जा क्या होती है और उसका व्यंजक क्या होता है। एक आसान तरीके से गतिज ऊर्जा तथा उसके लिए जो व्यंजक होता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में गतिज ऊर्जा होती क्या है? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम उस वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, अब गति करी तो उसकी एनर्जी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती होगी। एक उदाहरण से देखें कि मान लो बंदूक से निकली हुई गोली या जो बंदूक की गोली होती है उसे यदि हम क्या करें फेंकेंगे तो क्या होगी? यदि उसे फेंकते हैं तो वो जाएगी, बोर्ड में टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी गति नहीं थी और गति न होने के कारण उतनी एनर्जी उसमें उत्पन्न नहीं हुई कि उतना कार्य कर सके कि वह बोर्ड को भेद सके या किसी अन्य चीज को भेद सके। लेकिन यदि वही गोली किससे निकलती है? बंदूक से निकलती है। तो बंदूक से निकली हुई गोली की गति इतनी तेज होती है कि वह किसी भी चीज को भेदते हुए क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है। तो उसके कारण यानी वो जब गति कर रही थी तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वही उस उत्पन्न ऊर्जा को ही अपन क्या कह देते हैं? गतिज ऊर्जा कह देते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? 1/2 mv²। mv स्क्वायर या गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv का वर्ग, या जहां m क्या होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान और v क्या होता है? उस वस्तु का वेग। अब इसके अनेक परिभाषाएं हैं। जैसे किसी वस्तु को गत्यावस्था से विरामावस्था तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे भी उस वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को गत्यावस्था से विरामावस्था तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे भी उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। हम फार्मूले के आधार पर भी गतिज ऊर्जा की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान, m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान तथा वेग भी क्या है? वेग है। वेग के वर्ग के गुणनफल की क्या होती है? आधी होती है। ये भी हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल की क्या होती है? आधी होती है। इस प्रकार से हम ये भी बता सकते हैं। यहाँ पर m क्या है? जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वस्तु का वेग है। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला हम यानी गतिज ऊर्जा की परिभाषा अनेकों प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। यानी पहली परिभाषा तो ये हुई कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु को गत्यावस्था से विरामावस्था तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे भी उस वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक अन्य परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल की क्या होती है? आधी होती है। वेग के द्रव्यमान m वेग के वर्ग के गुणनफल की आधी होती है। ये भी क्या है? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा की परिभाषा है। तो चलिए अब अपन इसका एक व्यंजक सिद्ध करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर व्यंजक के लिए हम क्या मानते हैं कि माना कोई वस्तु विरामावस्था में है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वह वस्तु मान लो विरामावस्था में है, F बल लगाने पर उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर माना कोई वस्तु विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब यदि अपन देखें कि ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लो कितना है? m है और ये अभी विरामावस्था में है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? इसका 0 हो जाएगा। माना कोई वस्तु विरामावस्था में है, F बल लगाने पर उस वस्तु के वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो गया। अब त्वरण क्यों क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वस्तु विरामावस्था में है
यदि उसके वेग में वृद्धि हो रही तो हम त्वरण कहेंगे, यदि वस्तु के वेग में कमी हो रही होती तो उसे क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो अर्थात त्वरण उत्पन्न होता है, और उस वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। अंतिम वेग कितना हो जाता है, v, अर्थात त्वरण ए उत्पन्न होता है तथा उस वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है, तथा उस वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है, भी हो जाता है। हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। माना वस्तु विराम अवस्था में है, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। उस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया। बल लगाएंगे तो वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो वस्तु जो रुकी हुई थी वो उसका वेग कुछ बढ़ जाएगा, अर्थात अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। हमने यहाँ पर ये दर्शाया कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। तो प्रारंभ में भी वस्तु का द्रव्यमान यदि m होगा तो लास्ट में भी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, m। तो यदि यहाँ पर प्रारंभ में वस्तु का द्रव्यमान m था तो यहाँ भी इसका द्रव्यमान कितना होगा, m ही होगा। अब वो वस्तु अभी यहाँ पर रुकी हुई थी, जब उस पर बल लगाया गया तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ और थोड़ी सी दूर चली गई, तो कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना उस वस्तु का विस्थापन, माना उस वस्तु का विस्थापन कितना है, s है। कितना है, s। अतः गति के तृतीय समीकरण से गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है कि v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस कितना, 2as। अब v क्या, यदि ये समीकरण जब बनाया गया तो उसमें क्या क्या माना गया, v माना गया अंतिम वेग, u क्या माना गया, प्रारंभिक वेग, a क्या माना गया, त्वरण, और s क्या माना गया, विस्थापन। हम इस भाषा के अनुसार देखते हैं, v क्या है, अंतिम वेग, और उसका अंतिम वेग कितना है, v है, तो v की जगह v ही रहेगा। v वर्ग बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग कितना होगा, माना कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का मतलब क्या है, उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है, अर्थात प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2a क्या है, त्वरण, त्वरण कितना है, a, s क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, s। v वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2a कितना, s। v वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2as। यहां से यदि हम as का मान ज्ञात करें तो as बराबर ये दो इसके बटे में आ जाएगा, तो v वर्ग बटे कितना हो जाएगा, 2। as बराबर v वर्ग बटे कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, अब हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर m इंटू कितना, a। F बराबर कितना, m। यहां पर कार्य की परिभाषा लगाएं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित कितना, विस्थापन, यानी W बराबर F क्या है, बल, यानी F, विस्थापन कितना है यहाँ पर, S, विस्थापन कितना है, S। यहाँ पर F का मान रखने पर, F का मान रखने पर तो W बराबर F की जगह कितना हो जाएगा, MA इंटू कितना हो जाएगा, S, M इंटू कितना हो जाएगा, S। ये जो AS है इसका मान हमने पहले ही याद कर लिया। AS बराबर कितना होता है, v वर्ग बटे कितना, 2। तो W बराबर कितना हो जाएगा, m, AS का मान कितना है, v वर्ग बटे 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो m बराबर W बराबर m, AS का मान कितना है, v वर्ग बटे 2, तो v वर्ग बटे कितना, 2। और यही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन होता है। यहाँ लिखेंगे यही
किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितना आ गया, किया गया कार्य एम वी वर्ग बटे 2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 कितना, एम वी का वर्ग। यही क्या है, गतिज ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक। यही गतिज ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ पर ये माने कि माना कोई वस्तु विरामावस्था में है, उस पर क्या पहले हम मान सकते हैं कि माना उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। विरामावस्था में है, उस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, अर्थात क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, और वह वस्तु v वेग से क्या हो गई, गतिमान हो गई। v वेग से क्या हो गई, गतिमान हो गई। जब गतिमान हो जाएगी तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, वो कितनी, s, यानी s क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया। यहाँ पर कौन सा समीकरण लगाएंगे, पहले गति के प्रति समीकरण से क्या होता है, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2s। मान रखते समय हम विशेष ध्यान देना है, v क्या है, अंतिम वेग कितना है, v है, तो v की जगह v ही रहेगा। u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, क्योंकि विराम अवस्था में है, ये क्या है, विराम अवस्था में, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। 2a क्या है, त्वरण है, s क्या है, विस्थापन है। v वर्ग बराबर 0 प्लस 2s, तो 0 प्लस 2s का कितना हो जाएगा, 2s। यहाँ से as का मान ज्ञात करेंगे तो 2 इसके बटे में चले जाएगा, तो as बराबर v वर्ग बटे कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब हम यहाँ पर लगा दें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, F बराबर क्या होता है, ma। फिर इसके पश्चात कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य बराबर बल का मान कितना है, ma। यहाँ पर ma बल की जगह कितना, ma इंटू कितना हो जाएगा, s। अब एस का मान अपने पास है समीकरण 1 से, v वर्ग बटे 2, तो w बराबर m v वर्ग बटे कितना हो गया, आ गया 2 आ गया। और यही किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, किया गया कार्य कितना है, 1/2 mv का वर्ग। यही गतिज ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक है। या फिर यदि परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल की आधी होती है, तो यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रकार हम गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके हैं। इसकी एक और विधि है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी विधि के बारे में भी देखेंगे, और अगली क्लास में हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में भी बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।